Hello and welcome to Diplomacy of UPSC. This video is going to be the third and the last video for the economy and infra of this August month monthly magazine. हम लोगों ने दो वीडियोस में मेजॉरिटी ऑफ आर्टिकल्स फ्रॉम इकोनॉमी को कवर अप कर लिया है और इस बार की जो इकोनॉमी के सेक्शन में हम लोग को काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखने को मिले हैं। कुछ और आर्टिकल्स रह गए हैं, हम उसे भी देखते हैं और एक एक करके इन सारे 5-6 आर्टिकल्स बाकी है उनको कवर अप करके इकोनॉमी को समाप्त करते हैं। देन विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज आईआर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मोस्ट प्रोबेबली आईआर देखेंगे। इस वीडियो में इकोनॉमी को खत्म करते हैं। पहला आर्टिकल है हमारा शुगर केन के एक्सपोर्ट्स को लेकर के। एक्चुअली शुगर के एक्सपोर्ट्स को लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ है इंडिया में शुगर, और एक्सपोर्ट्स जो है शुगर का काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। सो ये आपको सुन करके लग रहा होगा कि ये काफ़ी तो बेनिफिशियल वाला बात है कि अगर हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं डैट मीन्स हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम हो रहा है, हमारे अंदर घर में या देश में डॉलर आ रहा है ना। सो इन सभी चीज़ों तो खुश होने वाली बात है, बट एक्चुअली ऐसा 100% नहीं है। 2021-22 में इंडिया ने सरपास कर दिया ब्राज़ील को टू बिकम द लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर, जिसमें कि 359 लाख टन्स ऑल टाइम हाई पे। इससे पहले ब्राज़ील था। नाउ इंडिया हैज सरपास्ड ब्राज़ील टू बिकम द लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर। इस 359 के नंबर्स को आप आंसर राइटिंग में कोट कर सकते हो, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया। बट क्या ये बहुत ज़्यादा खुश होने वाली बात है? एक्चुअली नहीं, क्योंकि शुगर जो है ये एक एक्सटेंसिव रिसोर्स का यूज़ करता है एंड दैट रिसोर्स इज अल्टीमेटली ग्राउंड वाटर। ठीक है, एक्सटेंसिव यूज ऑफ रिसोर्स फॉर द प्रोडक्शन इज डिप्लीटिंग रैपिडली लीडिंग टू अ पोटेंशियल क्राइसिस इन फ्यूचर। वाटर डिप्लीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है शुगर के प्रोडक्शन की वजह से, और इसकी वजह से जो पोटेंशियल क्राइसिस है ये फ्यूचर में अराइज हो सकते हैं। फार्मर्स के लिए शुगर केन का प्रोडक्शन बहुत ही प्रॉफिटेबल कैश क्रॉप है। आपको पता होगा कि शुगर का प्रोडक्शन शुगर केन से होता है। ठीक है, तो शुगर केन अगर कोई किसान हमारे यहाँ प्रोड्यूस करता है तो उसके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल है, क्योंकि गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी देती है, एफआरपी रहता है। सो उन सारी चीज़ों की वजह से, इसकी वजह से क्रोनिक ओवर कल्टिवेशन ऑफ शुगर है। हम लोगों ने सुना है इकोनॉमी में टर्म होता है क्रोनिक कैपिटलिज्म। दैट मीन्स कैपिटलिस्टिक गोल्स को अचीव करने के लिए, टू अचीव द मैक्सिमम प्रॉफिट, जो करप्शन या अदर वे ऑफ थिंग्स को यूज करके अगर खुद को बेनिफिट पहुंचाया जाए या कोई मॉनेटरी गेन किया जाए, उसको क्रोनिक कैपिटलिज्म बोलते हैं। दैट मीन्स इजी भाषा में अगर हम उसे समझें तो कोई भी कॉन्ट्रैक्टर अगर उसे कॉन्ट्रैक्ट चाहिए कोई गवर्नमेंट का रोड बनाने के लिए, सो वो जो मंत्री है, मिनिस्टर है, उसको अगर ब्राइब पे करता है और उससे फिर उसी कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी को फायदा होता है, दैट इज क्रोनिक कैपिटलिज्म। अब यहाँ पर ये टर्म है क्रोनिक ओवर कल्टिवेशन ऑफ शुगर केन। इसमें क्या है कि शुगर केन का इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है कि जिससे कि हमारा ग्राउंड वाटर डिप्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और इसकी वजह से कंट्रीज का शुगर सरप्लस तो बढ़ा है, एक्सपोर्ट्स भी बढ़ा है, बट इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बहुत ही खराब हो सकता है। द इम्पैक्ट ऑफ दिस ऑन द कंट्रीज ग्राउंड वाटर इज डिजास्टर्स एंड दैट हैज़ बीन ओवरलुक्ड। इंडिया जो है ना सिर्फ ये प्रोड्यूस करता है शुगर तो वन ऑफ द हाईएस्ट, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ शुगर। इंडिया को अगर आप जानो तो इंडिया को डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। मतलब इंडिया में डायबिटीज बहुत ही प्रचंड मात्रा में मौजूद है, डायबिटीज के पेशेंट, क्योंकि इंडिया जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ शुगर है। उस डिमांड को मीट करने के लिए प्रोडक्शन भी तो चाहिए, और वो प्रोडक्शन किससे आती है? वो पॉलिसीज से आती हैं जो गवर्नमेंट बनाती है, पॉलिसीज जो फार्मर्स को भी फेवर करे शुगर कल्टीवेशन में। इस वजह से जैसे आपके बहुत सारे क्रॉप्स पे एमएसपी होता है, शुगर केन पर एमएसपी नहीं एफआरपी होता है, दैट इज फेयर एंड रेन्यूमरेटिव प्राइसेस। इससे जो फार्मर्स हैं उनको शुगर मिल वाले मिनिमम अमाउंट पे करते हैं जो ये एफआरपी डिसाइड करता है। जो ये एफआरपी का रेट उस करंट ईयर में रहेगा जब किसान शुगर मिल को वो प्राइस बेचने जाएंगे अपने सामान शुगर केन के फसलों को, तो उनको ये मिनिमम प्राइस मिलेगा, दैट इज एफआरपी। अब अदर शुगर केन वाले जो मिल्स हैं अगर उनको ये प्राइस पसंद नहीं आ रहा है
सो गवर्नमेंट उनको सब्सिडी देती है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो ऑफर हैवी सब्सिडी टू इंसेंटिवाइज द शुगर कल्टिवेशन। दिस रिजल्ट इन शुगर हैज लेड टू हायर एक्सपोर्ट्स अराउंड 110 lakh 110 lakh tons exported in the year 2021 and 22। अल्टीमेटली इससे हाई सब्सिडी होने की वजह से शुगर केन का कल्टीवेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि आप देख लो तो बहुत सारे राज्यों में जैसे पंजाब और भी बहुत सारे राज्यों में इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, ऊपर से आपका वाटर सप्लाई भी बहुत सारे रीजन्स में फ्री है। उसकी वजह से ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर होता है, सब्सिडीज भी मिल रही है, एफआरपी भी मिल रहा है। इन सभी रीजन की वजह से जो शुगर केन का कल्टीवेशन है ये बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है इंडिया में। इसकी वजह से हायर एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं और ये रिकॉर्ड बनाया गया है 110 लाख टन्स का एक्सपोर्ट इंडिया से हुआ अदर कंट्रीज को। इस रीजन की वजह से ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड ग्वाटेमाला इन तीनों कंट्रीज ने WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लेन किया इंडिया के विरुद्ध कि इंडिया जो है इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स को वायलेट कर रहा है, वो एक्सेसिव सपोर्ट दे रहा है अपने फार्मर्स को, एक्सेसिव एक्सपोर्ट सब्सिडी भी दे रहा है, डोमेस्टिक सपोर्ट भी दे रहा है, ताकि इंडिया को कोई भी कंट्री compete ना कर पाए। अल्टीमेटली इसका रूलिंग इंडिया के अगेंस्ट में आया, बट इंडिया हैज़ अपील टू द हायर बॉडी, ठीक है, और उसमें अभी कुछ इश्यूज चल रहे हैं। आई थिंक यू नो अबाउट इट कि जो हायर अपीलिंग बॉडी है वहाँ पे जजेस पर्याप्त मात्रा में नहीं है, और उसमें रिफॉर्म्स लाने में जो सबसे बड़ा हर्डल है वो यूएसए एक्टिव रोल प्ले कर रहा है, जिससे कि वो फंक्शनिंग अच्छे से ना कर पाए। खैर जो भी मसला है, अल्टीमेटली उस पर डिसीजन नहीं आया है, हायर अपील पे भेजा गया है, बट इंडिया के विरोध में अभी डिसीजन नहीं आया है। एक बार आ चुका है, इंडिया हैज रिवोल्टेड अगेंस्ट इट। सो व्हाट आर द एफर्ट्स टू एड्रेस द इशू ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन और कल्टीवेशन। जब इंडिया में बहुत ज़्यादा शुगर केन का कल्टीवेशन हो रहा है, एक तो हम लोग एक्सपोर्ट्स बढ़ा रहे हैं, दैट इज अ सिंगल थिंग। उससे अलावा हम उतनी शुगर केन का क्या कर सकते हैं? सो उससे इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। इथेनॉल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कि शुगर केन को फर्मेट किया जाता है विथ मोलासिस और शुगर, ठीक है। इथेनॉल एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है अल्कोहलिक बेवरेजेस में, C2H2, आई थिंक दिस इज द केमिकल फार्मूला ऑफ इथेनॉल, ठीक है। तो C2H2 आपके केमिकल फार्मूला है इथेनॉल का, और ये अल्कोहलिक जो शराब और वाइन्स में इथेनॉल का मौजूदगी रहता है, एज वेल एज के केमिकल कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में भी बहुत ज़्यादा यूज़ है। एक चीज़ जो इन्वायरमेंट के नज़रिए से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल ये एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टू रिड्यूस द हार्मफुल गैसेस दैट इज रिलीज बाय फॉसिल फ्यूल्स का बर्निंग। इसमें पेट्रोल को ब्लेंड किया जाता है 10% इथेनॉल के साथ। इस टारगेट को गवर्नमेंट ने अचीव कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 20% ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल विद पेट्रोल। अब हम इसको डिटेल में आगे देखेंगे। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च EPB प्रोग्राम इन 2003 टू रिड्यूस क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स and reduce the greenhouse gas emission from petrol-based vehicle, and that has been fairly successful. The government has also reduced GST on ethanol from 18% to 5% in 2001, और इसमें कुछ टन्स वो डाइवर्ट किया गया। विल नॉट लुक इनटू द न्यूज़। सो व्हाट आर द इम्पैक्ट्स? जो सबसे बड़ा इशू है जिसको हम लोग तब से डिस्कस कर रहे हैं, अब उस पर हम फाइनली आते हैं। इम्पैक्ट ऑफ शुगर केन कल्टिवेशन ऑन ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर पर इसका क्या इम्प्लीकेशन है जिसकी वजह से इतना बड़ा ये न्यूज़ बना हुआ है? शुगर केन एक हाईली रिसोर्स इंटेंसिव क्रॉप है और उसमें लार्ज पोर्शन ऑफ लैंड लगते हैं एज वेल एज लॉट ऑफ ग्राउंड वाटर लगता है। दैट मीन्स ये छोटे से ग्राउंड में ही कल्टिवेट नहीं हो पाएगा, इसे कंपैरेटिवली एक बड़े ग्राउंड की आवश्यकता है, बड़ी ज़मीन की आवश्यकता है, और एक्सटेंसिव यूज़ में आपके वाटर का सप्लाई को ज़रूरत है इसमें। There is an abundant research on sugarcane's land needs. Experts recommending to that installing solar panels would be better use of land than sugarcane cultivation to reduce the net emission. देखिए इसको आप इसके limitations में you can quote this directly, ठीक है, you can quote this directly कि experts ने ये recommend किया है कि जितने fields में अगर आप sugarcane को grow करते हो, ठीक है, और उसकी वजह से आप एथेनॉल ब्लेंडिंग और भी जगह पे शुगर केन के एथेनॉल को यूज़ करते हो, और उससे जितना भी
नेट एमिशन रिड्यूस हो रहा है। अगर इसी जगह पर आप सोलर पैनल लगा दोगे तो उस सोलर पैनल की वजह से जो नेट एमिशंस होगा उससे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सो ये एक आयरनी है सोलर कल्टिवेशन को लेकर के, बट रिलेटिवली लिटिल अटेंशन हैज बीन पेड टू द क्रॉप सिग्निफिकेंस कंजम्पशन ऑफ वाटर। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात एंड तमिलनाडु, these are the states that record for top sugarcane growing states in India। इन पांचों का कल्टीवेशन से टोटल को अगर हम लोग मिलाएंगे तो 85 to 90% ऑफ सुगरकेन प्रोडक्शन इन्हीं 5 स्टेट से होता है। मैंने आपको यहाँ पर बताया कि लार्ज पोर्शंस ऑफ लैंड का रिक्वायरमेंट है एज वेल एज लॉट ऑफ ग्राउंड वाटर। ये जितने भी स्टेट्स हैं ये काफ़ी बड़े स्टेट्स हैं और इनका टेरेन भी कुछ हद तक सिमिलर प्लेन है, इसकी वजह से सुगरकेन का प्रोडक्शन यहाँ पे हाई है। इसमें कुछ टेक्निकल डेटा है, नॉट इम्पॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर रिसाइड्स इन कन्फाइंड एक्यूफायर्स। कन्फाइंड एक्यूफायर्स क्या होता है? कन्फाइंड एक्यूफायर्स इज समथिंग इन विच वाटर इज ट्रैप्ड बिटवीन टू इम्परमीबल लेयर्स ऑफ रॉक। मतलब 2 लेयर्स ऑफ रॉक हैं, यहाँ पर पानी फंसा हुआ है, इसको हम लोग कन्फाइंड एक्यूफायर्स बोलेंगे। इट कैन बी ओनली एक्सट्रैक्टेड बाय ड्रिलिंग अ बोरवेल थ्रू द अपर लेयर, और उस तरीके के ग्राउंड वाटर को रिचार्ज नहीं किया जा सकता है बिकॉज इस पोजीशन में अगर वाटर फंसा हुआ है तो ये बोरवेल यहाँ पर हम लगा करके इसको बाहर निकाल सकते हैं, बट रेन वाटर से वापस से इस जगह पर पानी पहुँच नहीं पाता है। सो ये इसका लिमिटेशंस है। नॉर्मली 100 kg ऑफ शुगर इज प्रोड्यूस फ्रॉम 1 ton ऑफ सुगरकेन कंज्यूम्स अबाउट 2 लाख लीटर्स ऑफ ग्राउंड वाटर। आप इसको देख लो, 100 kg शुगर बनाने के लिए 1 ton ऑफ सुगरकेन लगता है और उस 1 ton ऑफ सुगरकेन बनाने के लिए 2 लाख लीटर तक पानी का ज़रूरत होता है। एंड दिस इज द डेटा। आप इसको लिमिटेशंस में डायरेक्टली आंसर में दे सकते हो। यू कैन मेक योर आंसर इन रिच। रिकमेंडेशन अब क्या है? While the environmental implication of excess sugar production should be clear, surplus production and exports have enormous financial gain। Financial gains ये एक्सपोर्ट्स होता है उससे बहुत ज़्यादा है। लैक्स ऑफ करोर्स इंडिया में आ रहे हैं, बट इसी वजह से ये वाइटल सॉल्यूशन नहीं है कि हम लोग ये जो एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं ये नहीं है कि हम लोग शुगर के प्रोडक्शन को और ज़्यादा बढ़ा दें, क्योंकि हमारा ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा डिप्लीट भी हो रहा है। बट ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है इसका मतलब ये भी नहीं कि हम लोग शुगर के प्रोडक्शन को कम कर दें और एक्सपोर्ट्स भी कम कर दें। सो वी हैव टू टेक द मिडिल पाथ। आप लोगों ने बुद्धिज्म पढ़ा होगा, बुद्धिज्म में हम एक चीज पढ़ते हैं दैट गौतम बुद्धा सजेस्टेड टू फॉलो मिडिल पाथ। ना तो हम वर्ल्डली प्लेजर्स में एकदम एक्सट्रीमली डूब जाएं, ना ही हम एक मॉन्क बनकर एक एकदम सादा जिंदगी व्यतीत करें। वी हैव टू टेक अ मिडिल पाथ जिसमें हम दोनों एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को, स्पिरिचुअल एज वेल एज मटेरियलिस्टिक, दोनों एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को मिला करके एक बैलेंस्ड लाइफ को हम अच्छे से व्यतीत करें। Correct imbalance in incentives. A better and more sustainable way would be assess and then correct incentive that skew in favor of sugarcane over other crops, leading to consistent surplus. sugarcane प्रोडक्शन का बहुत ज़्यादा बढ़ावा क्यों मिलता है? फार्मर्स इसको ग्रो क्यों करना चाहते हैं? अगर हम इसी जड़ों पे पहुंचे तो sugarcane पे FRP मिलता है, 18 से 19 क्रॉप्स पे MSP मिलता है, लेकिन उससे अलावा भी बहुत सारे क्रॉप्स है जिसके ऊपर कोई सब्सिडी नहीं दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, सो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो गरीब किसान है वो चाहते हैं कि मुझे, एक तो पहले से उनका बहुत ज़्यादा लॉस होता है, वो अलग अलग सिचुएशन में फंसे रहते हैं, कभी ड्रॉट आ जाता है, कभी फ्लड आ जाता है, इनकी वजह से उनका फसल खराब होता है। सेकेंडली उनको मार्केट में एक्चुअली बहुत अच्छे रेट नहीं मिलते हैं, एक्सेस प्रोडक्शन हो गया तो रेट स्लैश कर जाते हैं, और अगर लिमिटेड प्रोडक्शन हुआ तो फिर जो उनको तो मार्केट में रेट बढ़ जाता है बट उनको फिर 2 रुपये 3 रुपये से ज़्यादा कभी नहीं मिलते हैं। सो MSP और FRP ये गारंटी करता है कि जितने भी फार्मर्स हैं उनको उनका राइट मिले और उनकी फसल का उचित मुआवजा या दाम उनको मिले। और शुगरकेन एक इसका बहुत ही इंटेंसिव एग्जाम्पल है इसी के लिए। बट इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि अदर क्रॉप्स जो हैं जिसमें MSP या FRP नहीं दिया जा रहा है उसको हम सिस्टमैटिकली फेज आउट कर सकते हैं, उस पर MSP या FRP दे सकते हैं, जिससे कि शुगरकेन के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो कम रहे फार्मर्स का। फार्मर्स अल्टीमेटली जब दूसरे क्रॉप्स के ऊपर भी उनको मिलेगा सब्सिडी तो फिर
वो इंसेंटिवाइज फील करेंगे, दे विल फील मोटिवेटेड टू स्विच टू द न्यूअर क्रॉप्स। इंट्रोड्यूसिंग फेयर एंड कम्प्रीहेंसिव सब्सिडी स्कीम फॉर वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, इससे फार्मर डाइवर्सिफाई कर पाएंगे एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे अपने कल्टिवेशन को। और मोनोकल्चर डैट मीन्स एक ही क्रॉप को ग्रो करना, उसको छोड़ पाएंगे और एक इक्विटेबल इनकम उनका जनरेट हो पाएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ वाइडर रेंज ऑफ प्रॉफिटेबल एंड लेस रिसोर्स इंटेंसिव क्रॉप, हम ऐसे क्रॉप्स को बढ़ावा दें जो लेस रिसोर्स इंटेंसिव है, जैसे कि हो गया मिलेट्स। आप लोग जानते हो दैट 2023 इज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। G20 में भी इस पे बहुत ज़्यादा बातें हुई थी, उससे पहले से भी बातें हो रही हैं। तो हम उन तरीके से क्रॉप्स को ज़्यादा ग्रो करें जो जिसमें ज़्यादा रिसोर्स यूटिलाइजेशन ना हो, बट वो प्रॉफिटेबल भी हो और उसका एप्लीकेबिलिटी भी ज़्यादा हो। वाटर सेविंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम्स को भी हमें इम्प्रोवाइज और इम्प्रूव करना होगा, सच एज हम ड्रिप इरिगेशन की टेक्निक को अपना सकते हैं। इस ड्रिप इरिगेशन टेक्निक से क्या होता है कि अराउंड 70% ऑफ वाटर कंजम्पशन कम हो जाता है। इसमें वाटर को स्लोली डिप किया जाता है, जिससे कि जो वाटर है स्लोली डिप तो कर रहा है सॉइल में, बट अल्टीमेटली वो डायरेक्टली रूट पे पहुंच रहा है सुगरकेन प्लांट्स का। अल्टीमेटली वाटर कंजम्पशन 70% से कम हो जा रहा है। एज वेल एज हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा दे सकते हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एज वेल एज कैनल इरिगेशन नेटवर्क को भी बढ़ा सकते हैं, जिससे कि ये सारे जो इश्यूज हैं ये कंप्लीट हो पाए और खत्म हो पाए। ऑल्दो द सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड कंडक्ट सिग्निफिकेंट रिसर्च एंड जनरेट्स वैल्यूएबल डेटा, मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिमेन पुअरली अंडरस्टूड। तो इसी के लिए हमें ग्राउंड वाटर रिसर्च के लिए इन्वेस्टमेंट लाना पड़ेगा, उसके लिए बजट से एलोकेशन उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, जिससे कि ये जो डेटा है डेटा अच्छे से वेल मैनर्ड में स्ट्रक्चर हो पाए, अच्छे से निकल पाए, जिससे कि गवर्नमेंट जो अपने पॉलिसीज फॉर्मुलेशन को और बेहतर बना पाए और एक अच्छे डेटा का निर्माण हो सके। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। ये सेफ्टी रेटिंग देने का नया प्रोग्राम तो लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। इट विल गिव इंडिजीनियस कार रेटिंग फॉर क्रैश टेस्टिंग कार्स। मतलब ये इंडिजीनियस है, डैट मीन्स ये भारत के द्वारा ही बनाया गया है, इंडिया के द्वारा ही अपना बनाया गया है। और ये एक स्टार रेटिंग सिस्टम है जिसमें जो कार्स हैं उनको क्रैश टेस्ट किया जाएगा, और उसमें वो जिन जिन पैरामीटर्स पे वो टेस्ट होता है उसमें वो कैसा परफॉर्म करती हैं उसके बेसिस पर उनको स्टार्स दिया जाएगा। दिस इज अल्टीमेटली भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। ये टेस्टिंग प्रोटोकॉल है जिसमें कि ऑटोमोबाइल्स जो हैं इंडिया में बन रही हैं उनको स्टार रेटिंग अकॉर्ड किया जाएगा ऑन द परफॉर्मेंस इन कार टेस्ट। ये एक वॉलेंटरी है, डैट मीन्स मैंडेटरी नहीं है ये आपका। अगर कोई कंपनी चाहे तो फिर अपने कार का टेस्टिंग नहीं करा सकती है, बट वॉलेंटरी है। जो अपने कार का टेस्टिंग कराना चाहते हैं, वो मार्केट करना चाहते हैं कि उनका कार बहुत ही ज़्यादा हाईली सेफ है, वो सब करा सकती है। बट ये जो टेस्टिंग प्रोटोकॉल है ये ऐसा नहीं है कि इंडिजिनियसली डेवलप है तो किसी भी तरीके से लैकलस्टर होगा, बट इट हैज़ इन मॉडल ऑन ग्लोबल एनकैप रेटिंग। ग्लोबल एनकैप रेटिंग एक एनजीओ के द्वारा कराया जाता है, और यू कैन से नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सो इनके द्वारा कराया जाता है, और इसमें कार्स को सेफ्टी रेटिंग दिया जाता है। अभी टाटा की कार्स का काफ़ी मार्केट में बोलबाला है, जिसमें कि उनके 3 कार्स हैं मीडियम रेंज में, और वो 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग्स के साथ आ रहे हैं। सो इससे अल्टीमेटली जो कंपनी है उनका सेल्स भी बूस्ट होता है। सो कंपनी फील मोटिवेटेड कि वो अपने कार्स को वॉलेंटरली नॉमिनेट करे फॉर क्रैश टेस्ट। उसकी वजह से अगर उनका प्रोडक्ट में मजबूती होगी सो उनको उनके रेपुटेशंस में भी इंक्रीज होगा। While India has mandatory crash test norm for cars, भारत NCAP rating will be of superior standard, और ये अलाइन करेगा ग्लोबल कार टेस्ट प्रोटोकॉल को। Unlike in other countries where NCAP is carried out by non-government entities, इंडिया में भारत NCAP अथॉरिटी का इस्टेब्लिशमेंट होगा, और हमारे यहाँ जो NCAP की टेस्टिंग है ये कोई नॉन गवर्नमेंट नहीं करेगी, गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाया हुआ एक बॉडी करेगा। The authority will also host safety rating of all the new car models on a website of public knowledge, जिससे कि जो यूज़र्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, जो कार परचेज करना चाह रहे हैं
उनके पूरा जानकारी रहे अबाउट द सेफ्टी रेटिंग ऑफ द कार्स। इसमें कुछ एप्लीकेबिलिटी है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट फिर भी देख लो कि ये सिर्फ और सिर्फ उन व्हीकल्स पे टेस्ट होगा जिसमें से 8 सीट से ज़्यादा ना हो, और उनके जैसे कार्स में बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं। सबसे बेसिक वेरिएंट से लेकर के एडवांस वेरिएंट्स तक कार जाती है। सो क्रैश टेस्ट में सिर्फ और सिर्फ बेसिक वेरिएंट का ही कार टेस्ट होगा, एडवांस का क्रैश टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, जैसे अगर आप Hyundai का ही देख लो तो Hyundai में भी बहुत सारे मॉडल्स आते हैं। स्पोर्ट्स हो गया आपका, एस्टा हो गया, इसके ऊपर में भी इनिशियल बेस मॉडल कुछ होता है। सो बेस मॉडल जो रहेगा उन्हीं का आपका टेस्ट कराया जाएगा, इन हायर मॉडल का टेस्ट नहीं कराया जाएगा। एंड दिस विल बी गिवन 1 स्टार to 5 स्टार बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। इस परफॉर्मेंस में 3 क्राइटेरिया हैं जिनको फुलफिल करना है, जैसे अडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन, अडल्ट अगर बैठे हैं तो उनका प्रोटेक्शन कितने हद तक हो पा रहा है, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन एज वेल एज सेफ्टी असिस्ट टेक्नोलॉजीज सच एज एयर बैग्स हो गए या फिर वार्निंग साइंस हो गया, इन सारे टेक्नोलॉजीज कितने प्रेजेंट है कार में उन सभी को टेस्ट किया जाएगा। एंड दिस विल बी असाइनमेंट ऑफ रेटिंग, और उनके बेसिस पर 1 to 5 स्टार रेट किया जाएगा कार को। कुछ और पैरामीटर्स हैं नॉट इम्पॉर्टेंट। सेकेंड बात, ये वॉलेंटरी इन नेचर है। मैंने आपको पहले ही बताया, इफ द कार ओनर डू नॉट वांट कि मैं अपनी कार से रेटिंग ना कराऊं, क्रैश टेस्ट ना कराऊं, तो वो नहीं भी करा सकते। बट अगर वो करा रहे हैं तो उनका पूरा चार्ज उन कार्स को क्रैश टेस्ट कराने का वो पूरा उस मैन्युफैक्चरर को ही भरना होगा, गवर्नमेंट विल नॉट पे। सब बात आती है कि इस तरीके की क्रैश टेस्ट करवाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। सो इंडिया में सबसे पहले तो आप इसे मार्क कर लो, हम यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, तो इसको आप डायरेक्टली एज अ पॉइंट आप कोट कर सकते हो। इंडिया में एवरेज 1.5 लाख रोड फैटेलिटीज होती हैं। डैट मीन्स 1.5 लाख लोग हर साल इंडिया में सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवा देते हैं, और यह अकाउंट करता है 10% डेथ ड्यू टू रोड क्रैशेस अराउंड द वर्ल्ड। मतलब पूरे वर्ल्ड में 100% अगर रोड के डेथ्स हो रहे हैं, रोड पे डेथ हो रही है, तो उसमें 10% इंडिया से ही आ रहा है, जबकि इंडिया में टोटल 1% ही व्हीकल्स हैं इन कंपैरिजन टू दी टोटल नंबर ऑफ व्हीकल प्रेजेंट इन द होल वर्ल्ड। सो इसीलिए इस तरीके की सेफ्टी रेटिंग से आना ज़रूरत है। ऑफकोर्स ये सेफ्टी रेटिंग से क्रैश जो डेथ है वो बहुत ज़्यादा नहीं रुकेंगी, बट ये इनिशियल स्टेप है। वर्ल्ड बैंक ने स्टडी किया था कि रोड क्रैशेज आर एस्टिमेटेड टू कॉस्ट इंडियन इकोनॉमी बिटवीन 5 to 7% GDP अ ईयर। जितनी की मैन पावर लॉस होता है या फिर हम हेल्थ केयर पे खर्च करते हैं, अल्टीमेटली अगर कोई भी इंसान हॉस्पिटल में एडमिट होता है बिकॉज ऑफ रोड क्रैश, वो उतने देर तक तो फिर जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। इन सारे रीजन की वजह से अप्रॉक्सीमेटली 5 to 7% जीडीपी का लॉस होता है हर एक साल। ठीक है, वे फॉरवर्ड में अगर हम लोग बात करें क्या किया जा सकता है, तो हम लोग क्रैश टेस्टिंग कैपेबिलिटीज और नॉलेज एक्सपर्टीज को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर सिस्टम वायर्ड जिसमें कि डमीज प्लेस्ड इनसाइड कार टू असेस द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इंजरीज कॉस्ट टू एनालाइज द स्कोर्स, इन सारी चीज़ का इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओवर द ईयर्स इंडिया को भी अलाइन करना पड़ेगा अपने भारत एनकैप को विद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। अभी भी ऐसा दावा किया जा रहा है कि हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं, बट देर इज ऑलवेज अ स्कोप टू इम्प्रूव, जिससे कि टेस्टिंग पैरामीटर्स और भी ज़्यादा एक्सपैंड हो सके। उतनी देर से हम लोग ग्लोबल एनकैप के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं, इसके बारे में ही देख लेते हैं थोड़ा सा। ये जीरो फाउंडेशन के द्वारा कराया जाता है। ये यूनाइटेड किंगडम की एक रजिस्टर्ड चैरिटी है। इट प्रमोट्स यूनिवर्सल एडॉप्शन ऑफ यूनाइटेड नेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हीकल सेफ्टी स्टैंडर्ड वर्ल्ड वाइड। ग्लोबल एनकैप अडॉप्टेड रोडमैप फॉर सेफर व्हीकल 2020, और ये रिकमेंड करता है टाइम टेबल फॉर यूएन मेंबर स्टेट टू अप्लाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूएन व्हीकल सेफ्टी रेगुलेशन। बस आप इतना याद रखो, टुवर्ड जीरो फाउंडेशन ये क्योंकि रजिस्टर्ड चैरिटी है, ये ग्लोबल एनकैप का रेटिंग क्रैश टेस्ट कराता है और उसके बाद व्हीकल्स को जो भी रेटिंग्स है, स्टार रेटिंग है, वो देता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। द नेक्स्ट आर्टिकल इज विवाद से विश्वास 2 स्कीम। एज द नेम सजेस्ट, 2 स्कीम दैट मीन्स इसका वर्जन 1.0 पहले से भी एग्जिस्ट करता था। यस, इस स्कीम को लॉन्च किया गया है बाय डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर
and this department comes under the Ministry of Finance. इसने विवाद से विश्वास 2 स्कीम को लॉन्च किया है एंड द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू इफेक्टिवली सेटल डाउन जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल पेंडिंग डिस्प्यूट्स हैं बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द कॉन्ट्रैक्टर्स. अब वो गवर्नमेंट भी हो सकती है या फिर गवर्नमेंट से अंडरटेकिंग कंपनी जो होती हैं वो भी हो सकती हैं. The scheme aims to resolve the government contractual dispute with private parties, clear the backlog the litigation and improve the ease of doing business. मतलब गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट जितने भी प्राइवेट पार्टी से साथ होता है जैसे कि पीपीपी मॉडल, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. इस मॉडल के अंदर में जो गवर्नमेंट है वो पार्टनरशिप करती है प्राइवेट कंपनी से साथ और इस मॉडल को हम लोग पीपीपी मॉडल बोलते हैं. फॉर एग्जांपल अगर एक रोड कंस्ट्रक्ट करना है तो इसके अंडर में ये मॉडल आता है, ठीक है. तो इन तरीके के मॉडल्स में जो प्राइवेट पार्टी जो रहती है उन और गवर्नमेंट जो रहती है ये दोनों के बीच में कभी डिस्प्यूट हो जाता है. इस डिस्प्यूट को क्लियर करना इसका ऑब्जेक्टिव है एज वेल एज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है इसको भी इम्प्रूव करना इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम. द स्कीम विल अप्लाई टू ऑल द डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स. सारे डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट से डिस्प्यूट्स पे ही इसका जुरिडिक्शन होगा और इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स जिसमें कि कंपनीज इन्वॉल्व है. फॉर एग्जांपल ओएनजीसी अगर कोई एक्सप्लोरेशन रशिया में कर रही है या फिर ईरान में कर रही है और वहां पर कोई डिस्प्यूट आता है तो ये स्कीम उसको कैटर नहीं करेगा. अंडर दिस स्कीम द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एमिंग टू रिजॉल्व अप्रॉक्सीमेटली 500 केसेस और उसका एस्टिमेटेड वैल्यू है जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उसका ₹1 ट्रिलियन है. दैट इज अ ह्यूज अमाउंट. और आप अगर इस स्कीम से रिलेटेड में या फिर डिस्प्यूट से रिलेटेड में कोई क्वेश्चन आता है यू कैन कोड दिस टर्म और द डेटा. उसके नीचे में कुछ ऐसे डेटाज दिए हुए हैं. आई डू नॉट फाउंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जाम. So guidelines issued by the Department of Expenditure has stated that the scheme is applicable to all kinds of procurement. मतलब जितने भी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं गवर्नमेंट के विद प्राइवेट पार्टीज वो सभी को ये स्कीम कवर करेगा. विद द प्रोक्योरमेंट्स ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड वर्क्स. गुड्स मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में अगर कंप्यूटर्स की या फिर डेस्कटॉप की रिक्वायरमेंट है उससे लिए एक कॉन्ट्रैक्ट क्लियर किया है बिटवीन गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट पार्टीज. उस तरीके के जो प्रोक्योरमेंट होते हैं उसको गुड्स प्रोक्योरमेंट बोलेंगे, उसको भी ये कवर करेगा. सर्विसेज दैट मीन्स अगर गवर्नमेंट को कोई अपना सॉफ्टवेयर बनाना है उसके लिए उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है इन्फोसिस के साथ फॉर एग्जांपल. सो ये सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट हो गया बिकॉज इसमें जो डिलीवरी आउटकम है ये सर्विस के रूप में है. एज वेल एज वर्क्स, ठीक है, वर्क्स मतलब कोई रोड्स बनाना डैम्स कंस्ट्रक्ट करना ये सारी चीज़ें वर्क्स में आएंगी. तो ये सारे काइंड्स ऑफ प्रोक्योरमेंट में ये केटर करेगा. द स्कीम इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू अर्निंग कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें कि गवर्नमेंट रिसीव मनी इन एक्सचेंज फॉर गुड्स सर्विसेज एंड राइट्स एज वेल एज द कॉन्ट्रैक्ट्स अंडर पीपीपी मॉडल जो अभी मैंने आपको समझाया. टू फैसिलिटेट स्मूथ एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस दैट इज जेम पोर्टल has been created and it is a dedicated web page. ठीक है, इस पोर्टल को बनाया गया है GEM पोर्टल और ये इम्प्लीमेंट करेगा विवाद से विश्वास स्कीम. ठीक है, एलिजिबल क्लेम्स विल बी प्रोसेस्ड एक्सक्लूसिवली थ्रू द GEM पोर्टल and streamlining the support and settlement and ensuring the expeditious resolution. So this was all about this scheme. नेक्स्ट आर्टिकल है अमृत भारत स्टेशन स्कीम. दैट मीन्स इसमें रीडेवलपमेंट किया जाएगा 508 रेलवे स्टेशन इन इंडिया. इसमें इसके अंडर में जितने भी रेलवे स्टेशन है इन 508 में उनका रीडेवलपमेंट किया जाएगा. इस अमृत भारत स्टेशन स्कीम को लॉन्च किया गया था इन 2023 के फरवरी में टू डेवलप 1309 स्टेशन वर्ल्ड वाइड. इसमें जो 508 स्टेशन है इनको रीडेवलप किया जा रहा है विद स्प्रेड ऑफ 28 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज और इसका कॉस्ट है इतना एब्सोल्युटली नॉट इम्पॉर्टेंट इसलिए मैंने क्रॉस मार्क कर दिया. मास्टर प्लान को प्रिपेयर किया गया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस स्टेशंस दैट आर कॉल्ड सिटी सेंटर विद प्रॉपर इंटीग्रेशन फ्रॉम बोथ द साइड्स ऑफ सिटीज. मतलब अगर मान लो यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन है तो उसका इंटीग्रेशन, मान लो यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन है तो सिटी के इस साइड से भी उसका इंटीग्रेशन प्रॉपर हो, रोड्स रेलवेज बस का सुविधा और भी वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वो रेडिली अवेलेबल हो. तो इस तरह के सेंटर्स को हम लोग सिटी सेंटर बोलेंगे. दैट मीन्स इट इज एट द सेंटर ऑफ द सिटी. ठीक है,
तो द इंटीग्रेटेड अप्रोच इज ड्रिवन बाय होलिस्टिक विजन ऑफ ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द सिटी सेंटर्ड अराउंड द रेलवे स्टेशन। मतलब इसको इस रिस्पेक्ट में डेवलप किया गया है कि हम सिटी बनाएंगे और उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा एंड देन स्टेशन सभी राउंड में डेवलपमेंट किया जाएगा। दिस स्टेशन विल हैव बेटर सीटिंग प्लेटफॉर्म्स अपग्रेडेड विथ वेटिंग रूम्स, फ्री वाईफाई एंड अमंग्स द अदर। और ये सारे टर्म्स आप कोट कर सकते हैं। इसमें मॉडर्न फैसिलिटीज़ होगी, एम्यूनिटीज़ होगी, वेल डिजाइन ट्रैफिक सर्कुलेशन होगा, इंटर मॉडल इंटीग्रेशन होगा, गाइडेंस ऑफ पैसेज के लिए साइनेज भी बनाया जाएगा। ये सारी सुविधाएं जो पैसेंजर्स होंगे उनको मिलेगी। द डिजाइन ऑफ द स्टेशन बिल्डिंग इज इंस्पायर्ड बाय लोकल कल्चर, हेरिटेज एंड आर्किटेक्चर। सो वहाँ के जिस भी सिटी के होंगे वहाँ के जो लोकल कल्चर होगा, हेरिटेज होगा, आर्किटेक्चर होगा, उससे जो स्टेशन का डिज़ाइन है वो इंस्पायर्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप महाराष्ट्र में हो और अगर वहाँ के किसी स्टेशन को डेवलप करना है, सो उसमें मराठी कल्चर को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, वहाँ के हेरिटेज, वहाँ के आर्किटेक्चर को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, सच दैट कि छत्रपति शिवाजी महाराज की हो सकता है मूर्ति लगाई जाए, या फिर उनके जो पैलेसेस थे उनके डिज़ाइन पे इसको बिल्ड किया जाए। सिमिलरली अगर आप उत्तर प्रदेश में आ जाओ, वहाँ पे अयोध्या रेलवे स्टेशन को बिल्ड किया जाएगा, तो वो श्री राम टेम्पल के जो आर्किटेक्चरल कॉन्क्लेव्स हैं उनके डिज़ाइंस पर इसको बनाया जा सकता है। झारखंड में आ जाओ तो बिरसा मुंडा जी के जो आर्किटेक्चरल हेरिटेज है, कल्चर है, उनके रिस्पेक्ट में इसको बनाया जा सकता है। मतलब जो भी डिज़ाइन होगा वो इंस्पायर होगा बाय द लोकल कल्चर, लोकल हेरिटेज एंड द लोकल आर्किटेक्चर। और इसका ये एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे जयपुर रेलवे स्टेशन को बनाया गया है इन द ग्लिम्स ऑफ हवा महल, आमेर फोर्ट फ्रॉम राजस्थान। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन को इंस्पायर किया गया फ्रॉम द फेमस रघुनाथ टेम्पल ऑफ श्री राम एंड दीमापुर स्टेशन ऑफ नागालैंड। इसको शोकेस किया गया विद द लोकल आर्किटेक्चरल कॉन्क्लेव ऑफ 16 ट्राइब्स ऑफ दिस रीजन। मतलब जिस भी स्टेशन को रीडेवलप किया जाएगा उसका डिज़ाइन जो इंस्पायर होगा वो वहाँ के लोकल कल्चर, हेरिटेज और आर्किटेक्चर से इंस्पायर होगा। एज सिंपल एज दैट। फर्दरमोर ऑल द अमृत भारत स्टेशन विल बी एबल टू मीट द स्टैंडर्ड ऑफ ग्रीन बिल्डिंग। ग्रीन बिल्डिंग का जो स्टैंडर्ड है उससे मीट करेगा। सो बाय 2030 इंडिया विल बी अ कंट्री हुज रेलवे नेटवर्क विल रन ऑन जीरो एमिशन। जीरो एमिशन का मीनिंग है कि आप जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में छोड़ रहे हो उतना ही आप एब्जॉर्ब भी कर रहे हो। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ग्रीन जीरो एमिशन, ठीक है। और ग्रीन बिल्डिंग का मतलब है कि आप रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज़ कर रहे हो और नॉन रिन्यूएबल को नहीं यूज़ कर रहे हो, फॉसिल फ्यूल्स का कम यूज़ हो रहा है। और इस तरह के जो बिल्डिंग्स को डेवलप किया जा रहा है कीपिंग इन्वायरमेंट इन माइंड, इसको हम लोग ग्रीन बिल्डिंग्स बोलते हैं। आरबीआई ने 2000 रुपये के नोट बैन किए। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो मार्केट में मनी सप्लाई है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। अब अगर आपका मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा अगर बढ़ रहा है, डैट मीन्स लोन्स के लिए जो फंड अवेलेबल है, फंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। डैट मीन्स लोन्स के जो इंटरेस्ट रेट है डैट इज़ गोइंग टू क्रैश, ठीक है। थोड़ा ये लैग कर रहा है मेरा पेन, प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप लोग। सो ये लैग कर रहा है। सो फॉर दैट सॉरी जब लोन्स के लिए जो फंड्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, डैट मीन्स इंटरेस्ट रेट वो स्लैश कर जाएगा, ये बहुत ही कम हो जाने जा रहा है। सो इस रीज़न की वजह से आरबीआई ने अनाउंस किया है डैट इट वुड बी इम्पोजिंग इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो ऑफ 10% ऑन द इंक्रीज इन बैंक नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़। और उसका टाइम पीरियड होगा मई 19 टू जुलाई 28, ठीक है। सो ये हमारे लिए न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है कि किस लिए आरबीआई ने ये किया। एब्सोल्युटली अगर आंसर राइटिंग में आएगा कि 2000 रुपये के नोट बैन होने के बाद जो लोन के इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी ज़्यादा डिप कर सकते थे, वैसा नहीं हुआ। व्हाट आर द रीजंस एसोसिएटेड विथ इट, सो आप उसमें ये लिख सकते हो। बट जो मेन हमारा टॉपिक है डैट इज इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो, वो 10% का आरबीआई ने सेट कर दिया। डैट्स वाई दिस स्टैटिक टॉपिक इज इन न्यूज़। इस मेजर को इंटेंट किया गया है टू ऑब्जॉर्व द सरप्लस लिक्विडिटी, डैट मीन्स मनी सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसको ऑब्जॉर्व करने के लिए इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो को इम्प्लीमेंट किया गया है। इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल द शेड्यूल्ड बैंक्स, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक। It is a percentage of incremental increase in the bank net demand and time liabilities that is bank required to maintain a cash reserve with the RBI. Cash reserve RBI के साथ जो बैंक्स को मेंटेन करना पड़ता है अराउंड 3 to 4% वेरी करते रहता है, बट जनरली 3 to 4% रहता है, ठीक है।
उसमें 10% का इंक्रीज किया है आरबीआई ने, एंड दैट टर्म इज कॉल्ड एज इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो। अगर इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो को में इंक्रीमेंटल हटा देंगे हम लोग तो ये CRR बच गया। CRR इज योर कैश रिजर्व रेशियो, और इस कैश रिजर्व रेशियो को जितने भी बैंक हैं इनको आरबीआई के साथ रखना पड़ता है अराउंड 3 to 4%, ताकि बैंक रन के टाइम पर ये काम आ सके। द आरबीआई हैज़ बीन यूजिंग अदर टूल्स सच एज वेरिएबल रेट, रेपो रेट, रिजर्व रेपो, जिससे कि वो लिक्विडिटी को मैनेज कर सकें, बट एक्चुअली में इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो एक बहुत ही मोर टारगेटेड टूल है, और ये स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है टू ऑब्जॉर्व द एक्सेस लिक्विडिटी। जैसे कि मान लो अगर 100 रुपये थे लोन्स के फंड्स में अवेलेबल, 100 रुपये थे, अब अगर उसमें वो बढ़कर 110 रुपये हो गए, 110 हो गए, अब अगर मान लो उसमें से 10% अब्जॉर्व कर लिया आरबीआई ने, सो 99 रुपीज़ बचा। सो 99 और 100 सिमिलर हो गए, डैट मीन्स जितना भी एक्सेस लिक्विडिटी था ये आरबीआई ने अब्जॉर्व कर लिया। सो डैट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो। ये बहुत ही ज़्यादा टारगेटेड टूल है, स्पेसिफिकली डिजाइन टू अब्जॉर्ब द एक्सेस लिक्विडिटी। क्लियर है? इट इज़ अ टेम्प्रोरी मेजर्ड, और ये हमेशा रिव्यू होता है 3 मंथ्स के लिए। डैट मीन्स अगर एक बार ICRR को इम्प्लीमेंट कर दिया गया, 3 महीने में उसको आपको रिव्यू करना पड़ेगा, एंड इफ इट गुड्स फॉर द इकोनॉमी आरबीआई उसको दोबारा से इम्पोज कर सकता है। अगर वो बैड है तो 3 महीने बाद वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा। द आरबीआई may decide to extend the measure if it believe that it is necessary to absorb the surplus liquidity. ICRR का इम्पैक्ट का बात करें जो ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, so it reduces the amount of money that the banks have to lend, which should lead to higher interest rate. ठीक है? It could probably make more difficult for the banks to raise capital and could impact their profitability. However, the ICRR also help expected to stabilize the rupee, which has been under pressure for the few months. It would also help to reduce the inflation. ये सारा में भी हेल्प करेगा, इन्फ्लेशन को ये रिड्यूस कर सकता है, रूपी को बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज करने में मदद कर सकता है। आप देख रहे हो कि अराउंड 80 के अराउंड रुपी का वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ डॉलर, मतलब $8 के हिसाब से 80 रुपीज़ 80 इंडियन रुपीज़ आपको मिलते हैं। वो कुछ समय पहले 70-75 के बीच में ही चल रहा था, उसमें थोड़ा डाउनफॉल आया है रुपी के वैल्यूएशन में, उसको भी स्टेबलाइज करने में ये हेल्प कर सकता है। द हायर इंटरेस्ट रेट कुड मेक बिजनेस मोर एक्सपेंसिव फॉर द बिजनेसेस टू बोरो मनी, और ये स्लो डाउन कर सकता है ग्रोथ को। However, higher interest rate could help to reduce inflation. ICRR would also strengthen the rupee, making imports much more cheaper and reduce the inflation. However, a strong rupee makes exports more expensive, hitting exports and growth. ये सारा इसका ड्रॉबैक है। ठीक है कि स्ट्रेंथन होगा अदर रुपी तो आपका इंपोर्ट्स तो चीपर होंगे, बट एक्सपोर्ट्स जो हैं वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा, इसलिए एक्सपोर्ट सेक्टर और उनके ग्रोथ को ये हार्म कर सकता है। ये इससे ड्रॉबैक हुए, और इसका बेनिफिट ये हुआ कि रुपी हो सकता है स्ट्रेंथन हो जाए इससे, और इन्फ्लेशन रिड्यूस हो जाए। तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। दिस इज द अल्टीमेट डिजायर ऑफ इट। स्टॉक मार्केट इम्पैक्ट, हायर CRR, लोअर स्टॉक प्राइजेस, क्योंकि मनी सप्लाई ज़्यादा है तो इसलिए स्टॉक प्राइजेस लो हो सकते हैं। इफ CRR हेल्प्स टू रिड्यूस इन्फ्लेशन, स्टेबलाइज द रुपी, stock prices will look up for a long run. However, the impact of the incremental CRR on economic indicators and exchange rate is uncertain as of now. It depends on various factors, including the extent to which ICRR reduces liquidity in the banking system, reaction of the businesses, consumers, and highest interest rate, and the global pandemic and the global economic environment. ये सारी चीज़ों को इम्पैक्ट करता है। इसमें कि स्टॉक प्राइसेस को भी मैनिपुलेट किया जा सकता है विद द हायर CRR। फिर इम्पैक्ट ऑफ और भी सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, एक्सचेंज रेट, ये सब भी अनसर्टेन हो जाते हैं विद द ICRR. दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस आर्टिकल. नेक्स्ट आर्टिकल इज द लास्ट आर्टिकल इन दिस इकोनॉमी सेक्शन, दैट इज चोखुवा राइस. चोखुवा राइस को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है, एंड दिस राइस बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ असम. इसका एक और नाम है दैट इज मैजिक राइस, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ असम क्यूरिलेनी हेरिटेज एंड हैज़ बीन स्टेपल ट्रूप्स फॉर दी अहोम डायनेस्टी. मतलब जिस समय अहोम डायनेस्टी वहाँ पे रूल कर रही थी, वहाँ के जो ट्रूप्स थे, मिलिट्रीज थी, उनका ये स्टेपल डाइट था, वो चोखुवा राइस को डेली कंज्यूम करते थे. इट इज़ अ यूनिक एंड हेल्दी राइस एंड इट इज़ कल्टिवेटेड अराउंड द ब्रह्मपुत्र एरिया
एंड कल्टिवेटेड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ असम। ठीक है, ब्रह्मपुत्र एरिया के अराउंड में ही इसको डेवलप किया जाता है, इसको ग्रो किया जाता है, एज वेल एज सेवरल पार्ट्स ऑफ असम में भी इसको ग्रो किया जाता है। इट इज़ अ सेमी ग्लूटिनेस विंटर राइस एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज सैली राइस। मतलब सैली राइस, मैजिक राइस, चोखोवा राइस एक ही होता है। द स्टिकी एंड ग्लूटिनियस varieties categorized as bora and chokhova is based on the amylase concentration. The low amylase chokhova rice variants used to make soft rice known as कोमल चावल एंड सॉफ्ट राइस। ठीक है, कोमल चावल इसके एक वेरिएंट को बोलते हैं और दूसरे वेरिएंट जिसमें है उसको बोरा बोलते हैं। द होल ग्रेन कैन बी कंज्यूम्ड आफ्टर सोकिंग द राइस विथ कोल्ड एंड ल्यूक वाटर, नॉट इम्पॉर्टेंट। इसको प्री बॉयल भी किया जा सकता है, ड्राई किया जा सकता है, इसको फिर स्टोर करके राइट बिफोर द कंजम्पशन इसको यूज किया जा सकता है। इट इज़ वाइडली कंज्यूम्ड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ प्रिपेयर्डनेस एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, एज वेल एज इसके प्रिपेयर्डनेस में कन्वीनियंस भी काफ़ी हद तक है। सो दिस वॉज अल्टीमेटली द एंड ऑफ दिस आर्टिकल एज वेल एज द एंड ऑफ इकोनॉमी। थैंक यू सो मच।